आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हिस्ट्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में करते हैं। और आज हम करेंगे स्टैनले होल, कार्ले, E.H. कॉर और कार्ल मार्क्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिए हुए हैं। तो जैसे हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द बायोग्राफिकल मेथड इन हिस्ट्री। तो कौन है इसके ओरिजिनेटर बायोग्राफिकल मेथड इन हिस्ट्री के? ऑप्शन थे हमारे पास कार्ल मार्क्स, E.H. कॉर और कार्लियल और स्टैनले होल। तो राइट आंसर तो है कार्लियल। तो अब इनके हम वन बाय वन सबकी देखते हैं कि उनके क्या क्या विचार हैं या क्या क्या इन्होंने जो भी अपने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो क्या है। वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छी लगे तो लाइक करना, पर स्किप मत किया करो, तभी आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आता है। क्योंकि अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस बार जो भी पूछा गया कार्ल के बारे में, लेकिन हम इसमें हमारे चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थॉमस कार्लियर इसका फुल नेम है। 1795 में बर्थ हुआ, 1881 में डेथ हुई। ये एक स्कॉटिश हिस्टोरियन थे, एसिस्ट थे, फिलोसफियर थे और इनको एसोसिएट किया जाता है ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के साथ। और इनका फेमस आइडिया यही है कि हिस्ट्री इज़ द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। और इनका मेन जो इन्होंने बात पे जोर दिया, द रोल ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल लीडर एंड हीरो इन शेपिंग हिस्ट्री। ये मेनली उन पे बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जो वो ग्रेट इंडिविजुअल हुए, जो लीडर्स हुए, जिन हीरो की वजह से हमारी हिस्ट्री में को शेप दी जाती है, मतलब कि हमारी हिस्ट्री जिनसे जानी जाती है। आज हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन ग्रेट मैन के बारे में पढ़ते हैं, थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो महान राजा हुए हैं तो कि वो उनके बारे में बात करते हैं। ये एसोसिएट करते हैं विद द बायोग्राफिकल मेथड ऑफ हिस्ट्री, इनके साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। और इनकी कई बार बुक पूछ ली जाती है। इनके जो फेमस वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन ए हिस्ट्री 1837, सेकेंड है ऑन हीरोज़, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री 1841 में इनकी बुक आई थी। थर्ड है द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकंड ऑफ पर्सिया, ये इनकी फेमस वर्क है। और कार्ले अप्रोच गिव्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप रेदर देन ओनली सोशियो इकोनॉमिक फोर्स। तो ये कार्ले सिर्फ ये उस अप्रोच को ग्रेट इम्पोर्टेंस नहीं देते कि जो सिर्फ ओनली सोशल और इकोनॉमिक फोर्स को नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उनकी लीडरशिप, जो उनकी क्वालिटी उनकी जो इंसान को एक ग्रेट बनाती है, तो ये उनके अप्रोच के पक्ष में थी। सेकंड हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। सॉरी, ये मेरा ऊपर से थोड़ा एडिट करने में प्रॉब्लम हो गई है, कट हो गया है पिक लेने में। तो कार्ल मार्क्स की ये बात कर रहे हैं हम 1818 में और 1883 में इनकी डेथ हुई थी। 1818 में इनका जन्म हुआ था। तो वो जी जर्मन फिलोसफर थे, इकोनॉमिक्स थे और हिस्टोरियन थे, सोशल थिंकर से। कार्ल मार्क्स के बारे में हम आप पढ़ना काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंस एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ बनता ही है। हिज अप्रोच टू हिस्ट्री इज़ नोन एज हिस्टोरियन मेटेरियलिज्म, और जो इनकी अप्रोच है हिस्ट्री के बारे में उसको जाना जाता है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म से के नाम से। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ये कहते थे कि जो भी हमारे समाज का विकास है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो भी मटेरियल जो होता है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उन सब से ये इन्फ्लुएंस होती है हमारी सोसाइटी। तो ये दो बता मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या बताती हैं, ये इनका जो ये मानते हैं कि जिससे सोसाइटी डेवलपमेंट होती है या सोसाइटी हमारी चलती है वो क्या है। तो इन्होंने दो बताए थे, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं हम कि आगे की फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने क्या बताया और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से इनका क्या मीनिंग है। पहले ये दो बातें आप याद रखना जिन पे इनकी मेन थ्योरी चलती है। इनका मेन कॉन्सेप्ट जो है, चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू चेंज इन सोसाइटी। कहते हैं कि अगर मोड में प्रोडक्शन के मोड में चेंज होगा तो सोसाइटी में भी चेंज होगा। चलो पहले हम इसके मोड देखते हैं प्रोडक्शन के जो बताए थे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना। तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से इसका क्या मीनिंग है देखते हैं। दीज आर द कैपेबिलिटी यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस, कि ये वो कैपेबिलिटी है जिससे जो भी हम काम करते हैं, मान लो जिसमें लेबर भी आ जाएगी जो काम करती है, जो भी प्रोडक्शन जिन टूल से हम जैसे भी हम टेक्निक से काम करते हैं वो है, जिससे मतलब कि हम सामान बनता है, जिससे सोसाइटी को चलाने के लिए चीज़ें बनती हैं, सर्विस जो हम करते हैं वो आती है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे आप कॉन्सेप्ट से आगे समझें इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है। लेबर पावर,
कि वर्कर स्किल्स, नॉलेज एंड फिजिकल एफर्ट आ जाएंगे इसमें, जो भी मतलब कि वर्कर्स जो भी काम करते हैं उनकी नॉलेज, उनके फिजिकल एफर्ट जो सब आ जाएंगे। टूल्स और मशीन्स आ जाएंगे कि टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल आ जाएगा, जो भी हम लैंड कर रहे हैं, मिनरल्स, कोई भी अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या फिर हम खेती कर रहे हैं, कुछ भी है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे चीज़ें बनती हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा इसमें। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज जो भी यूज़ कर रहे हैं हम अपनी सोसाइटी में, जो भी काम कर रहे हैं। तो इन मान ली एग्जाम्पल है जैसे इन फैक्ट्री वर्कर्स प्लस मशीन्स प्लस टेक्नोलॉजी प्लस रॉ मटेरियल। तो ये सब क्या होगा, मान ली कोई फैक्ट्री है, वो कैसे चलेगी? ना तो सिर्फ एक ही है कि हम सिर्फ वर्कर को ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, होएगा नहीं ना। तो ये मानते हैं कि ये सारी फोर्सेस जो होती है, ये इन सबको बोलते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की, एक प्रोडक्शन की शक्ति है ये। क्या कि मान लो एक एग्जाम्पल है कि मान लो एक फैक्ट्री है, तो उसमें फैक्ट्री ने वर्कर्स भी रखे, उन्होंने मशीन्स भी रखनी है, उनको फिर मशीन, उनकी टेक्नोलॉजी भी, किस टेक्नोलॉजी से वो काम करेंगे, और उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए जिस चीज़ की उनकी फैक्ट्री है। तो इन सबको जोड़ के इनको बोलते हैं ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक तो ये बोलते हैं कि इनसे चलती है सोसाइटी। सेकंड उन्होंने क्या बात की थी कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन एंटर इनटू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, की जो रिलेशनशिप है सोशल और इकोनॉमिक की, वो क्या है। प्रोसेस द मेनली कंसर्न ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, की जो भी ओनरशिप है, मतलब जो भी मालिक है, जो भी संभाल रहा है, ठीक है, जो हेड है। हु कंट्रोल्स प्रोडक्शन, कौन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। हु वर्क एंड हु ओन्स, की कौन काम कर रहा है और कौन वहाँ का ओनर है। हाउ द प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से प्रोडक्ट और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये आ जाएगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो कि अंडर कैपिटलिज्म होती है पूंजीपति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पूंजी, आप कैपिटलिज्म से भी कार्ल मार्क्स को याद रख सकते हैं। अंडर कैपिटलिज्म द बोर्गेसीज, जो भी बोर्गेसी होती है, जो भी मतलब कि जो भी कैपिटलिस्ट क्लासेस है, मान लो जो भी हेड होते हैं, ओनर होते हैं, वो सब आएंगे इसमें। ओन द फैक्ट्री, जो भी मतलब की फैक्ट्री के मालिक हैं। एंड प्रोलेटेरिएट, ये होते हैं वर्किंग क्लास, जो कि सेल देयर लेबर्स, ठीक है, जो भी लेबर्स होती है वो आ जाएंगे इसमें, वर्किंग क्लास। तो मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि व्हेन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डिवेलप and come into conflict with existing relationship of production, these contradiction can lead to social change and class conflict, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब जो फोर्सेस है प्रोडक्शन की, मान लो जिन्होंने काम किया, और जो ओनर है, ठीक है, तो जब उनके रिलेशन कैसा है, किस तरीके से उनकी जो भी उनको लेबर कैसे दी जा रही है, उनका काम कैसे किया जा रहा है, वो कैसा काम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं दोनों मिलकर ही सोसाइटी बनती है, वही उसी से सोसाइटी अप डाउन होती है। अगर इनमें कुछ संघर्ष होता है, इनका सही से नहीं चल रहा आपस में, तभी हमारी सोसाइटी में अप डाउन्स जो भी हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये मानते हैं, 2 पॉइंट पे बात की है। तो इन्होंने जैसे क्लास स्ट्रगल की बात की है, वही जैसे अगर इन दोनों में अगर मेल जोल ना रहा मोड ऑफ प्रोडक्शन में, तो किस तरीके से क्लास स्ट्रगल होते हैं। कि इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मार्क्सिज्म इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री, तो जो मार्क्सिज्म की हिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट है, तो उसका एक सेंट्रल माना जाता है क्लास स्ट्रगल के बारे में, ठीक है। सोशल चेंज अकर थ्रू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लास, कि जब अलग अलग सोशल क्लास में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब सोशल चेंज होता है। ये कहते हैं कि संघर्ष होता है, कुछ ना कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में कोई विचार जब मिल नहीं रहे हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, और तभी क्या होता है, एक चेंज आता है सोसाइटी में, ठीक है। अंडर कैपिटलिज्म द मेजर क्लासेस आर बोर्गेसीज एंड प्रोलेटेरिएट। तो इन्हें 2 बातों की बात की थी। बोर्गेसीज होते हैं जो कैपिटलिज्म ओनर क्लासेस हो गए जिसमें सब, ठीक है, जो भी फैक्ट्री वगैरह मालिक, और प्रोलेटेरिएट में आ जाता है वर्किंग क्लासेस आ जाती हैं। फिर इंपॉर्टेंट वर्क याद रखना कि इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन से, कई बार इनकी बुक्स पूछ ली जाती है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स द्वारा लिखी गई। दास कैपिटल इनकी एक बुक है, और दास कैपिटल के बारे में मतलब कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि दास कैपिटल किसकी रचना या किसके द्वारा लिखी गई है। तो दास कैपिटल जो बुक है कैपिटल, मार्क्स में जो कार्ल मार्क्स की है, मेजर इकोनॉमिक वर्क के ऊपर। द जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स और एंजल्स की, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट काम जो भी बुक्स हैं इनकी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था जी स्टेनले हॉल। तो ये कौन थे, 1844 में जन्म हुआ, 1924 में डेथ हुई। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड पाइनर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के पाइनर माने जाते हैं। नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, तो ये ध्यान रखना, ये जाने जाते हैं अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर। फाउंडेड, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट
एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन 1883 में। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1883 में इन्होंने सबसे पहली फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में सेट की थी, फाउंड की थी। और फाउंडेड द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA इन 1892 एंड बिकम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये पहली इन्होंने फाउंड की अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ये सब इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। पॉपुलराइज क्यों है ये? द यूज़ ऑफ क्वेश्चनायर ऑफ स्टडी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, जो भी ये क्वेश्चनायर करते हैं स्टडी बच्चों की भी और एडोलसेंस की भी। हिज मेजर वर्क, उनके मेजर वर्क कौन से हैं? एडोलसेंस हेल्प एस्टेब्लिश एडोलसेंस एज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इन्होंने हमारे पास पॉइंट था EH कैरे। 1892 में जन्म हुआ, 1982 में डेथ हुई। एडवर्ड हैलेट CARR है यहाँ पे, तो ये इनकी फुल फॉर्म है इनके नाम की। वॉज ए ब्रिटिश हिस्टोरियन, डिप्लोमेट है एंड इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर हैं। ही इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर हिस्टोग्राफी एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो भी ये माने जाते हैं मेरे महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनकी हिस्टोग्राफी की वजह से और इनकी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की वजह से। इनकी फेमस बुक क्या है? व्हाट इज़ हिस्ट्री। क्योंकि जो भी हम थिंकर्स या हम जो भी इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स वगैरह जो हमारे हैं कौन सब, तो इनकी हमेशा बुक वगैरह जो भी इनकी वर्क है इंपॉर्टेंट, इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। साथ ही साथ थोड़ा माइंड में। व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो इनकी फेमस बुक है 1961। ही एम्फसाइज दैट हिस्ट्री इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड द फैक्ट ऑफ द पास्ट। कि किस बात पे जोर देते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन किस पे? हिस्टोरियन के और जो फैक्ट होता है पास्ट का। ये आर्ग्यू करते हैं कि हिस्टोरियन फैक्ट नॉट स्पीक इंटायरली फॉर देमसेल्व्स, हिस्टोरियन सिलेक्ट एंड इंटरप्रेट फैक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फैक्ट को। ही रिजेक्टेड द आइडिया, ये इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि हिस्ट्री कैन बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कि जो हिस्ट्री है वो कम्प्लीटली कह सकते हैं एक फैक्ट्स का कलेक्शन है जो ऑब्जेक्टिव। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड ऑर्डिनरी फैक्ट, नॉट एवरी पास्ट इवेंट बिकम हिस्टोरी। ये कहते हैं कि हर जो भी हिस्टोरी कि जो भी पुराना पास्ट है वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये ही व्यूड हिस्ट्री एज ए कॉन्टीन्यूस डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। इन मानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कॉन्टीन्यूस डायलॉग है एक प्रेजेंट के बीच में और पास्ट के साथ। तो इसके साथ हमारे चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर इनमें आपको किसी पे कंप्लीट कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा इस पर नोट्स बना दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो। कोशिश रही रहती है कि ईजी से ईजी नोट आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।